हाय फ्रेंड्स, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं अनिल मोहन जी का उपन्यास रफ्तार पार्ट 6। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ओमवीर हवलदार सुच्चाराम कह उठा, भाभी वो हरे रंग की साड़ी कहाँ से लाई है? कांस्टेबल ओमवीर ने गहरी निगाहों से सुच्चाराम को देखा। मेरी बीवी की साड़ियों के रंग भी तुम्हें याद होने लगे हैं? ओमवीर ने उखड़े स्वर में कहा। ये ठीक है कि हम दोस्त हैं, ये भी ठीक है कि हमारे पुलिस के क्वार्टर साथ साथ है। इसमें भी कोई हर्ज नहीं है कि हमारी ड्यूटी भी 4 दिन से एक साथ है। लेकिन मेरी बीबी की साड़ी। गलत मत बोल, बात को समझा कर। मैंने तो 1.5 महीने से भाभी को भी नहीं देखा। मैं तेरे को ऐसा लगता हूँ भाभी के बारे में कुछ गलत सोचूंगा? सुच्चाराम तीखे स्वर में कह उठा। 1.5 महीने से तूने मेरी बीबी को नहीं देखा तो उसकी साड़ी का रंग? बात को सुनाकर ओमवीर सुच्चाराम ने कहा, मेरी पत्नी बता रही थी कि तुम्हारी पत्नी आजकल हरे रंग की नई साड़ी लाई है। साड़ी बहुत अच्छी है, कहती थी महंगी भी है, और मेरे को झाड़ पिला रही थी कि ओमवीर भाई साहब कांस्टेबल होकर भी अपनी बीबी को कितने बढ़िया और महंगे कपड़े लाकर देते हैं, और मैं हवलदार होकर भी कुछ नहीं कर पाता। ओमवीर ने मुंह घुमा लिया, कहा कुछ नहीं। इस वक्त इन दोनों के साथ 4 सिपाही और भी थे और सड़क पर रोक लगाकर सामने से गुजरते धीमे वाहनों पर नज़र मार रहे थे। 2 कुर्सियां फुटपाथ पर रखी थी बैठने के लिए, और चंद कदमों के फासले पर पीले रंग की पुलिस मोटरसाइकिल खड़ी थी। तूने जवाब नहीं दिया ओमवीर, सुच्चाराम ने कहा। क्या जवाब दूं? ओमवीर उखड़ा सा नजर आने लगा था। नाराज क्यों होता है यार, प्यार से बात कर। सुच्चाराम मुस्कुराया। मैं तो कह रहा था कि तेरी तनख्वाह भी मेरे से कम है, इस पर भी तू बढ़िया तरीके से रहता है और अपनी बीबी को बढ़िया कपड़े। मेरा बाप मेरे को पैसा देता है, ओमवीर ने कुड़कर कहा। तेरा बाप? उसे मरे तो 5 साल हो गए, वो पैसे छोड़ गया था। अच्छा? सुच्चाराम की आवाज़ में तीखापन सा आया। मैंने तो सुना है तेरे बाप के पास पैसा ही नहीं था और उसके मरने की वजह भी भूखे रहना था। फिर वो कैसे पैसे छोड़ गया? तू मेरे बाप को जानता है? ओमवीर ने कड़वे स्वर में कहा। नहीं, सुच्चाराम ने शराफत से सिर हिलाया। तो फिर मैं जो कहता हूँ मान ले, सुनी सुनाई बातों पर मत जा। ओमवीर ने सुलगे किंतु धीमे स्वर में कहा और उसके पास से हट गया। सुच्चाराम ने ओमवीर को घूरा, फिर कड़वे स्वर में बड़बड़ा उठा। मैं सब समझता हूँ बेटे, रिश्वत लेता है, जब पकड़ा जाएगा तो पता चलेगा, सब साड़ियों की गिनती होगी। उसके साथ ही उसने पीछे हटते हुए फुटपाथ पर पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए जेब से कागज़ निकाला और उसे खोलकर देखने लगा। कागज़ पर उन वाहनों के नंबरों की लिस्ट थी जो पिछले 24 घंटों में चोरी हुए थे। नंबरों की लिस्ट पर सुच्चाराम की नज़रें दौड़ने लगी। उसमें टेम्पो का भी नंबर था, 2000। आजकल शहरों में गाड़ियां बहुत चोरी हो रही हैं। सुच्चाराम कागज़ की तह लगाकर उसे जेब में वापस रखते हुए बड़बड़ा उठा। फिर नज़रें सड़क पर लगा रखी रोक पर गई, जिसकी वजह से सड़क पर गुजरता ट्रैफिक बेहद धीमा होकर रोक में से गुजरता। उसके बाद रफ्तार पकड़ता। कुर्सी पर बैठे हवलदार सुच्चाराम की नज़रें रोक पर से गुजरते वाहनों की नंबर प्लेटों पर जाने लगी। अगले ही पल चिहुक कर कुर्सी से खड़ा हो गया। रोक पर से गुजर रही कारों के पीछे टेम्पो के नंबर पर निगाह पड़ी तो वो चौंका था। 2000 नंबर तो अभी अभी उसने कागज़ की लिस्ट में पढ़ा था। यही चोरी का टेम्पो था या नहीं, वो तो पूछताछ से मालूम हो जाएगा। पहले इसे रोकना जरूरी था। हवलदार सुच्चाराम ऊंचे स्वर में बोला, उस टेम्पो को रोको। 2000 नंबर वाले टेम्पो को। उसके शब्द
दो सिपाहियों और कांस्टेबल ओमवीर ने सुने तो वो जल्दी से रोक के पास पहुंच गए। सुच्चाराम का हाथ कमर में मौजूद होलिस्टर पर पहुंच गया था। जगमोहन ने एकाएक टेम्पो की तरफ बढ़ते पुलिस वालों को देखा तो मन ही मन चूका। वो समझ नहीं पाया कि क्या करे। इस वक्त उसके पास 4.5 अरब के हीरे थे जिन्हें हर हाल में बचाना जरूरी था। पुलिस वाले उससे क्या चाहते हैं? अगर आगे पीछे रास्ता होता तो जगमोहन टेम्पो को दौड़ाकर ले जाता था, लेकिन पुलिस द्वारा लगाई गई रोक से निकल के आगे 2 कारें थी और पीछे भी कई वाहन थे, यानी कि टेम्पो भगा ले जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। और दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलकर ओमवीर टेम्पो में आ गया। टेम्पो साइड में लगा। ओमवीर ने रूखे स्वर में कहा, लेकिन साहब जी, जगमोहन ने कहना चाहा। सुना नहीं तूने? बातें बाद में कर लेना, ओमवीर पहले वाले स्वर में कह उठा। जगमोहन ने सिर हिलाया। धीरे धीरे टेम्पो आगे बढ़ा रहा था। वाहनों की भीड़ में दिल जोरों से धड़क रहा था कि उसे क्यों रोका जा रहा है। ओमवीर की निगाह पैरों के पास पड़े लेदर के थैलों पर पड़ी। क्या है इन थैलों में? ओमवीर ने जगमोहन को देखा। कुछ नहीं साहब जी, टेम्पो रुकने दो, देख लेना, जगमोहन ने लापरवाही से कहा, जबकि उसका दिल जोरों से धड़क रहा था कि अगर अभी इसने लेदर के थैले को चेक करना शुरू कर दिया और जिप के पास ही कटे थैले में से हीरे नज़र आ गए तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ओमवीर को कोई हरकत न करते पाकर जगमोहन को कुछ पल के लिए चैन आया, लेकिन वो जानता था कि अब आने वाला वक्त मुसीबत वाला है। टेम्पो ने रोक पार की तो ओमवीर उसी लहजे में कह उठा, साइड में लगा टेम्पो, मोटरसाइकिल के पास लगा ले। अभी लो साहब जी, जगमोहन ने शराफत से कहा, जबकि उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। इस वक्त उसे हर हाल में पुलिस से बचना था, क्योंकि पास में मौजूद 4.5 अरब के हीरो को बचाने की जिम्मेदारी उसकी थी। जगमोहन ये बातें कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसकी वजह से 4.5 अरब के हीरो का नुकसान हो। टेम्पो सड़क के किनारे साइड में लगाकर जगमोहन ने ओमवीर को देखा। मुझसे क्या गलती हुई साहब जी? जगमोहन ने पास बैठे ओमवीर को देखा। ओमवीर कुछ कहने लगा तो हवलदार सुच्चाराम पास आया। ये टेम्पो चोरी का है। सुच्चाराम के हाथ में लिस्ट वाला कागज़ था। इस दौरान भी वो पूरा नंबर चेक कर चुका था। ये टेम्पो कल चोरी हुआ था। गर्दन से पकड़ साले को, मैं दूसरी गाड़ियाँ चेक करता हूँ। कहने के साथ ही हवलदार सुच्चाराम रोक की तरफ बढ़ गया। एक सिपाही टेम्पो के पास आ पहुँचा था। जगमोहन मन ही मन चौंका। सोहनलाल ने टेम्पो चोरी करके लाया था। ओह, तो रोके जाने की वजह ये है, यानी कि दे दिलाकर इन पुलिस वालों से छुटकारा पाया जा सकता है। ओमवीर ने आंखें सिकोड़कर जगमोहन को घूरा। क्यों बे, टेम्पो चोरी करता है? ओमवीर ने पुलिसिया स्वर में कहा। साहब जी, वो, जगमोहन हड़बड़ाया। तेरा साहब जी मैं निकालूंगा, तू, ओमवीर ने दांत पीचकर कहना चाहा। कौन कहता है टेम्पो चोरी का है? जगमोहन खुद को संभालते हुए कह उठा, ये मेरे साले का टेम्पो है। कल ही मैंने उससे 4 दिन के लिए लिया है। आप कहते हैं कि ये चोरी का है? ओमवीर ने खा जाने वाली नज़रों से जगमोहन को घूरा। वो हवलदार पागल है जिसके हाथ में लिस्ट है और उसमें इस टेम्पो का नंबर? मैं नहीं जानता क्या मामला है, लेकिन ये टेम्पो चोरी का नहीं है। कागज़ दिखा। क्या? जगमोहन सकपकाया। बेटे, ओमवीर जहरीले स्वर में कह उठा, टेम्पो चोरी का नहीं है तो इसके कागज़ तेरे पास जरूर होंगे।
तेरे पास लाइसेंस भी होगा, जरा उसके दर्शन करा दे। जगमोहन समझ गया कि पास बैठा कांस्टेबल घिसा हुआ बंदा है, संभालना पड़ेगा। ठीक है भाई, मेरे पास कुछ नहीं है, जगमोहन ने धीमे स्वर में कहा। बोल, मुझे रास्ता देने का क्या लेगा? रिश्वत देता है मुझे? ओमवीर के दांत पिच गए। रिश्वत नहीं दे रहा, लेन देन कर रहा हूँ। सिर्फ 10 सेकंड का वक्त दे दे मुझे। 10 सेकंड? हाँ, 10 सेकंड में तू क्या कर लेगा? भाग जाऊंगा। मोटरसाइकिल तैयार है और वो हवलदार अपनी धुन के पक्का है, तेरे को छोड़ेगा नहीं। देख लूँगा, तू सिर्फ 10 सेकंड का मौका मुझे दे दे। कहने के साथ ही जगमोहन ने जेब से 50 के नोट की 5,000 वाली गड्डी निकाली। ओमवीर ने गड्डी को देखा, फिर बाहर खड़े सिपाही को, जिसे ये नज़र नहीं आ रहा था कि टेम्पो के भीतर उनके बीच क्या हो रहा है। वो हवलदार रिश्वत नहीं लेता, सख्त है, उसे मत देना। सारे तू रख ले, वो तेरे को पकड़ने के लिए पक्का तेरे पीछे भागेगा। तू पकड़ा गया और तूने कह दिया कि मेरे को 5,000 दिए थे भागने के लिए, तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। ओमवीर धीमे स्वर में बोला, तुम्हारा कोई धर्म है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा धर्म है। जो मेरे काम आया उसके खिलाफ कभी भी मुंह नहीं खोलता। विश्वास कर मेरे पे, तेरी नौकरी को कुछ नहीं होगा, जगमोहन ने विश्वास दिलाने वाले स्वर में कहा। ओमवीर ने 5,000 की गड्डी ली और अपनी कपड़ों में छुपा ली। इन चमड़े के थैलों में क्या है? एकाएक ओमवीर ने पूछा। तेरा काम का कुछ नहीं है, जगमोहन ने कहा। नीचे उतर और 10 सेकंड मुझे दे। ओमवीर ने सिर हिलाया और टेम्पो का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा। टेम्पो पर नज़र रखना, ओमवीर ने पास खड़े सिपाही से कहा। मैं हवलदार साहब से। तभी टेम्पो तीव्र झटके के साथ गोली की तरह भाग निकला। उसकी साइड मोटरसाइकिल से लगी तो वो नीचे गिर गई। पीछे से ओमवीर और सिपाही के चीखने की आवाज़ आई, पकड़ो पकड़ो। लेकिन अब जगमोहन को कहाँ रुकना था। सिपाही ने जल्दी से मोटरसाइकिल सीधी की। तब तक हवलदार सुच्चाराम भागकर वहाँ आ पहुँचा था। तुमसे एक टेम्पो नहीं संभाला गया, सुच्चाराम ने गुस्से से कहा, जबकि वो चोर अकेला था। ये बातें बाद में भी हो जाएंगी। ओमवीर जल्दी से कह उठा, उसे पकड़ो। तब तक सिपाही मोटरसाइकिल स्टार्ट कर चुका था। सुच्चाराम ने जल्दी से मोटरसाइकिल संभाली। ओमवीर पीछे बैठा और मोटरसाइकिल तेजी से आगे बढ़ गई। काफ़ी दूर सड़क पर जाता वो टेम्पो नज़र आ रहा था। जगमोहन के दांत पीछे हुए थे। 20 सेकंड हो गए थे। पुलिस मोटरसाइकिल को पीछे लगे, परंतु लाख कोशिश के बाद भी वो पुलिस वालों से पीछा नहीं छुड़ा पाया था। टेम्पो शहरी इलाकों से निकलकर शहर के बाहरी ग्रामीण इलाकों में ले आया था। हालांकि मोटरसाइकिल काफ़ी पीछे थी। कभी कभार वो निगाहों से ओझल भी हो जाती थी, लेकिन वो बराबर पीछे थी। जगमोहन समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। जगमोहन ने टेम्पो के साइड मिरर में पीछे देखा। कच्ची सड़क के गिर्द पेड़ लगे हुए थे। कहीं कहीं कच्चे पक्के मकान बने नजर आ रहे थे। शीशे में पीछे आती पुलिस वालों की मोटरसाइकिल कहीं भी नजर नहीं आई। सामने ही गाय भैंसों का तबेला नजर आया। काफ़ी खुली जगह है। ईंटों की चारदीवारी कर रखी थी और गेट वाली जगह पर लकड़ी का कच्चा गेट लगा रखा था, जो कि इस वक्त खुला हुआ था। कोई और रास्ता न देखकर जगमोहन टेम्पो को खुले रास्ते से तबेले के भीतर ले जाता चला गया। गोबर की स्मेल वहाँ फैली हुई थी। टीन की चादर के छतों के नीचे दाएं बाएं गाय भैंस बंधी हुई थी। बीच में रास्ता खाली था। जगमोहन टेम्पो को आगे बढ़ाता लेता चला गया। तभी एक जगह उसने देखा कि वहाँ गाय भैंस नहीं बंधी है, खाली जगह है।
बिना देरी के उसने टेम्पो को जल्दी से मोड़ा और गाय भैंसों की खाली जगह पर खड़ा कर दिया। ऊपर टिन की चादर की छत थी जो कि बल्लियों के सहारे टिका रखी थी। जगमोहन ने इंजन बंद किया और जल्दी से नीचे उतर गया। कपड़ों में छिपा हुआ रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले लिया। पुलिस वालों के लिए नहीं बल्कि तबेले में मौजूद व्यक्तियों के लिए कि टेम्पो की वजह से तबेले वाला इधर आए तो उसे काबू में ले सके, कि शोर न करे। परंतु कोई व्यक्ति नहीं दिखा। जगमोहन रिवॉल्वर थामे टेम्पो के पास ही खड़ा इधर उधर देखता रहा। तभी उसके कानों में मोटरसाइकिल की आवाज़ पड़ी जो कि तबेले के बाहर आकर रुक गई थी। जगमोहन के होठ पिच गए। मोटरसाइकिल की आवाज़ बराबर उसके कानों में पड़ रही थी। तो क्या पुलिस वालों ने टेम्पो को तबेले में प्रवेश करते देख लिया है? जगमोहन दांत पर दांत जमाए रिवॉल्वर थामे वैसे ही खड़ा रहा। 4.5 अरब के हीरे उसे खतरे में लग रहे थे। चूँकि वो टेम्पो गाय भैंसों की लाइन की आड़ में थे, इसलिए बाहर से देखे जाना संभव नहीं था। मिनट भर बाद ही मोटरसाइकिल की आवाज़ से एहसास हुआ कि वो आगे बढ़ गई है। जगमोहन ने चैन की सांस ली। वो जानता था कि पुलिस वाले फिर लौट सकते हैं। अब उन्हें आगे कहीं टेम्पो नहीं मिलेगा। इतना कुछ होने के बाद भी तबेले से कोई नहीं निकला था, यानी कि इस वक्त इत्तेफाक से यहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। अब क्या करे? निकल चले यहाँ से? नहीं, बाहर पुलिस वाले उसे और टेम्पो को तलाश कर रहे हैं। कठिनता से पीछा छुड़ाया है, फिर पीछे पड़ गए तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जगमोहन को इस वक्त अपनी चिंता न होकर 4.5 अरब के हीरो की चिंता थी, जो कि जरा सी गलती की वजह से उसके हाथ से निकल सकते थे, जिसे पाने के लिए सबने मेहनत की है। तो क्या करे? जगमोहन की सोच तेजी से दौड़ रही थी। फौरन ही वो इस नतीजे पर पहुंचा कि सबसे पहले हीरो को कहीं छिपा देना चाहिए, कि अगर पुलिस के सामने पड़ भी गया तो वे हीरे सुरक्षित रह सकें। हीरो की वजह से मजबूरी में पुलिस के सामने रिवॉल्वर से बराबरी न करनी पड़े। पुलिस से झगड़ा लेने से वो बचना चाहता था। कहाँ लगाए हीरो को ठिकाने? रिवॉल्वर हाथ में थामे जगमोहन तबेले में कोई ऐसी जगह तलाश करने लगा कि जहाँ हीरो को छिपाया जा सके। परंतु पूरा तबेला चेक करने के बाद भी उसे कोई ऐसी सुरक्षित जगह नज़र ही नहीं आई कि जहाँ हीरे छिपा सके। जहाँ भी हीरे छिपाने की सोचता तो महसूस हो जाता कि तबेले में काम करने वालों के हाथ वहाँ के हीरे लग सकते हैं। वक्त नहीं था, जो भी करना था फौरन ही करना था। पुलिस वाले आसपास ही थे। तभी उसके कानों में मोटरसाइकिल की हल्की सी आवाज़ पड़ी। फिर वो आवाज़ आनी बंद हो गई। जाहिर था कि वे दोनों पुलिस वाले उसे आसपास की जगहों पर तलाश कर रहे थे। वे यहाँ भी आ सकते थे। तबेले का फेरा लगाकर जगमोहन टेम्पो के पास पहुँचा कि ठिठक गया। उसकी नज़रें टेम्पो के पीछे जहाँ स्टेपनी रखते हैं वहाँ फंसी पड़ी स्टेपनी पर जा टिकी। दूसरे ही पल आंखें सिकुड़ने लगी। बिखरी सोचें एक ही जगह पर इकट्ठी होने लगी। हीरो को सुरक्षित रखने के लिए स्टेपनी से बढ़िया सुरक्षित जगह इस वक्त और कोई नहीं थी। स्टेपनी की हवा निकालकर, ट्यूब निकालकर खाली जगह में हीरे रखे जा सकते थे। यही रास्ता जगमोहन को इस वक्त सूझा। रिवॉल्वर जेब में रखकर वो जल्दी से आगे बढ़ा और स्टेपनी को चेक किया। नट बोल्ट लगाकर उसे फिक्स कर रखा था। जगमोहन ने टेम्पो की साइड से छोटे से बॉक्स से टूल बॉक्स लिखा देखा, जिस पर छोटा सा ताला लगा हुआ था। उसने फौरन वो ताला खोला और टूल बॉक्स से कुछ औजार निकाले और पीछे जाकर स्टेपनी के नट बोल्ट खोलने लगा। चौथे मिनट ही स्टेपनी को बाहर निकाल लिया। तब उसे पता चला कि स्टेपनी पहले से ही पंचर है।
जगमोहन ने औजारों का इस्तेमाल करते हुए एक तरफ से टायर को रिम से अलग किया और ट्यूब खींचकर बाहर निकाल ली। भीतर अब जगह ही जगह थी। जगमोहन ने टेम्पो के भीतर पड़े हीरो से भरे लेदर के लिफाफे जैसे पांचों बैग उठाए और ट्यूब किसी जगह टायर में रखने लगा। थोड़ी सी दिक्कत तो आई, परंतु वो पांचों ट्यूब की जगह टायर में आ गए। जगमोहन ने जल्दी से टायर को वापस रिम में फिट किया, फिर उसे दबाकर देखा। टायर टाइट सा महसूस हुआ, यानी कि अब कोई सोच भी नहीं सकता था कि वहाँ स्टेपनी में ट्यूब की जगह 4.5 अरब के हीरे मौजूद हैं। जगमोहन ने जल्दी से वापस स्टेपनी को अपनी जगह पर टेम्पो के पिछले हिस्से में रखकर पहले की तरफ फिट किया। उसके बाद औजार टूल बॉक्स में रखे और टूल बॉक्स को छोटा सा दरवाज़ा बंद कर दिया। ये सब करने के बाद जगमोहन के चेहरे पर चैन के भाव थे कि वक्ती तौर पर उसने हीरो को सही जगह ठिकाने लगाया है। फिर टायर से निकाली ट्यूब उठाकर दूर भूसे में छुपाई और एक तरफ मौजूद टोटी से हाथों को साफ किया। अभी इस काम से फारिगी हुआ था कि बाहर मोटरसाइकिल रुकने की आवाज़ आई, यानी कि पुलिस वाले आसपास का फेरा लगा आए हैं और अब इस तबेले को भीतर से देखना चाहते होंगे। जगमोहन के होठ पिच गए। रिवॉल्वर पास होने पर भी पुलिस वालों से मुकाबला करने का उसका कोई इरादा नहीं था, क्योंकि 4.5 अरब रुपयों की कीमत के हीरो को वो ठीक जगह छिपा चुका था। जगमोहन ने रिवॉल्वर जेब से निकाली और दूर फेंक दी। हवलदार सुच्चाराम को पुनः तबेले के सामने मोटरसाइकिल रोकते पाकर ओमवीर मन ही मन चिल्ला उठा। वो जानता था कि टेम्पो इसी तबेले में गया है। उसने तब टेम्पो की झलक देखी थी जब वो तबेले में प्रवेश कर रहा था और ओमवीर चाहता था कि टेम्पो वाला न पकड़ा जाए। वो पकड़ा गया तो 5,000 वाली बात खोल देगा, लेकिन सुच्चाराम तो जिद पर अड़ा था कि वो टेम्पो को ढूंढ कर ही रहेगा। उसे पूरा विश्वास था कि टेम्पो यहीं कहीं निगाहों से ओझल होकर छिप गया है। सुच्चाराम ने मोटरसाइकिल का इंजन बंद किया, फिर भी ओमवीर पीछे बैठा रहा। नीचे उतरने की उसने जरा भी चेष्टा नहीं की तो सुच्चाराम उखड़े स्वर में कह उठा, नीचे उतर। क्यों? इस तबेले को चेक करना है, बाकी सब जगह तो देख ली, टेम्पो आसपास ही कहीं। तेरा दिमाग खराब हो गया है सुच्चाराम, मैंने पहले भी तेरे को बोला है। टेम्पो इस तबेले में तो क्या, इस इलाके में भी नहीं है, वो कहीं दूर निकल गया है। ओमवीर ने मुंह बनाकर कहा, चल यहाँ से। चलते हैं, ये तबेला चेक कर लें। उतर। ओमवीर समझ गया कि सुच्चाराम नहीं मानेगा। वो मोटरसाइकिल से उतरा। सुच्चाराम भी उतरा और मोटरसाइकिल को स्टैंड पर लगाकर रिवॉल्वर निकाल ली। ओमवीर ने अपनी व्याकुलता छिपाते हुए बीड़ी सुलगाई। बीड़ी बाद में सुलगा लेना, पहले तबेला देख लेते हैं। सुच्चाराम आगे बढ़ा। बीड़ी सुलगाने के बाद क्या तबेला नहीं देखा जाएगा? तीखे स्वर में कहते हुए ओमवीर उसके साथ हो गया। दोनों ने भीतर प्रवेश किया। गाय भैंस की लंबी लाइनों पर नजरें पड़ी। यहाँ टेम्पो होता तो नजर नहीं आ जाता, ओमवीर कह उठा। सुच्चाराम ने होठ सिकोड़े हर तरफ देख रहा था। कोई है? सुच्चाराम ऊंचे स्वर में बोला। सुच्चाराम के दोबारा पुकारने का कोई जवाब नहीं मिला। कोई नहीं है, ओमवीर कह उठा। तबेला भी साफ नजर आ रहा है कि यहाँ कोई टेम्पो नहीं। ओमवीर, सुच्चाराम रिवॉल्वर थामे सोच भरे स्वर में कह उठा। तू यह क्यों नहीं सोचता कि जिसके पास चोरी का टेम्पो है उसके पास कोई हथियार भी हो सकता है, जिसके दम पर उसने तबेले वालों को चुप रहने पर मजबूर कर रखा हो।
इतने बड़े तबेले में कोई तो होना चाहिए। ये भी तो हो सकता है कि तबेले का रखवाला कुछ देर के लिए इधर उधर गया हो। आ तबेले के भीतर नजर मारने। सुच्चाराम रिवॉल्वर थामे आगे बढ़ गया। नहीं मानेगा ये, ओमवीर बेचैन सा बड़बड़ाया और उसके पीछे चल पड़ा। तबेले के बीच के रास्ते के दोनों तरफ गाय भैंसें बंधी थी, जो कि अपना खाना पानी लेने या आराम करने में व्यस्त थी। यहाँ तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा, ओमवीर ने कहा। टेम्पो क्या खिलौना है जो? वो देख, सुच्चाराम सतर्क स्वर में कह उठा। ओमवीर ने उधर देखा। गाय भैंसों की एक लाइन से दूर आखिर में टेम्पो की बॉडी नजर आ रही थी। उधर निगाह पड़ते ही ओमवीर के जबड़े बिछ गए। जो नहीं चाहता था वो हो गया था। वो रहा टेम्पो। सुच्चाराम दांत पीचकर बोला और रिवॉल्वर ठीक तरह संभाल ली। यही है वो टेम्पो। मैं उसका रंग अच्छी तरह पहचान रहा हूँ। सुना ओमवीर? हाँ, ओमवीर जानता था कि अब पुलिस वालों की तरह उसका फुर्ती दिखाना जरूरी था, नहीं तो सुच्चाराम आसानी से उस पर शक कर सकता है कि उसने ही टेम्पो वालों को भागने का मौका दिया था। सुच्चाराम सावधानी से, वो यहीं छिपा हो सकता है उसके पास हथियार भी हो। उसने कोई गड़बड़ की तो मैं उसे भून कर रख दूंगा। सुच्चाराम दांत बींचकर बोला। तू ओट ले और सावधानी से टेम्पो की तरफ बढ़, बाकी मैं देखता हूँ। कहने के साथ ही वो सामने वाली गाय भैंस की लाइन में जा छिपा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। ओमवीर दूसरी लाइन में गाय भैंसों की आड़ लेता आगे बढ़ा। वो खाली हाथ था, यहाँ तक कि इस वक्त उसके पास डंडा भी नहीं था। जगमोहन ओट में छिपा सब देख रहा था। कभी कभार उनकी बातों के शब्द भी उसके कानों में पड़ जाते थे। वो समझ चुका था कि भागना बेकार है। हवलदार के पास रिवॉल्वर है। वैसे भी वो टेम्पो के पास ही रहना चाहता था कि टेम्पो कहाँ ले जाया जा रहा है उसे खबर हो। टेम्पो में इस वक्त उसकी जान के रूप में 4.5 अरब की कीमत के हीरे थे। तभी उसके कानों में सुच्चाराम की आवाज़ पड़ी। मैंने तुम्हें देख लिया है। तुम टेम्पो की ओट में हो और इस वक्त मेरी रिवॉल्वर के निशाने पर हो। एक बार तुम हमारे हाथों से निकलकर भागने की कोशिश कर चुके हो, लेकिन दूसरी बार ऐसा मौका नहीं दूंगा। हाथ ऊपर करके बाहर आ जाओ, वरना मैं गोली चलाने जा रहा हूँ। मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है। जगमोहन ने कोई एतराज़ नहीं उठाया और हाथ ऊपर उठाए सामने आ गया। ओमवीर, सुच्चाराम की आवाज़ वहाँ गूंजी। हाँ, इसके दोनों हाथ पीछे करके हथकड़ी लगा दी। कुछ करेगा तो मरेगा। मैंने इसे निशाने पर रखा हुआ है। ओमवीर फौरन जगमोहन के पास पहुंचा। बेल्ट में फंसी हथकड़ी उसने हाथ में ले ली थी। दोनों हाथों को पीठ के पीछे करो, ओमवीर ने सख्त स्वर में कहा। जगमोहन ने दोनों हाथों को पीठ की तरफ किया। तुमने उसे इधर क्यों आने दिया? जगमोहन शांत स्वर में बोला। वो मेरी सुनता ही कब है। अब ध्यान रखना, 5,000 वाली बात किसी से कह मत देना। ओमवीर बुदबुदाया। फिक्र मत कर, मैं भूल चुका हूँ 5,000 वाली बात को। तब तक हवलदार सुच्चाराम रिवॉल्वर थामे पास आ पहुँचा था। जगमोहन ने इतनी देर कैसे लगा दी? आखिरकार भटनागर कह उठा। 3 घंटे होने को आ रहे हैं। देवराज चौहान और सोहनलाल की आंख मिली, परंतु वे खामोश रहे। केसरिया ने देवराज चौहान से कहा, उसे मालूम है कि यहाँ आना है? मालूम है, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। तो फिर अभी तक पहुँचा क्यों नहीं? भटनागर ने दांतों से होठ काटते हुए देवराज चौहान को देखा। आ जाएगा, सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा। वो कभी रास्ता नहीं भूलता। नानकचंद ने सिगरेट सुलगाई और कश लेकर
देवराज चौहान को देखा। तेरे बारे में ये सुन रखा था कि तू अपने साथियों को धोखा नहीं देता। तभी तेरी बात बिना इनकार के मानी कि हीरे बाहर मौजूद जगमोहन को दे दिए जाएंगे, वो उन्हें लेकर यहाँ पहुँचेगा। लेकिन वो तो पहुँचा नहीं और हम पहुँच गए। सब ठीक है न देवराज चौहान, तेरा साथी यहाँ पहुँच जाएगा। पहुँच जाएगा। देवराज चौहान के होठों में एकाएक कसाव आ गया। अगर कोई ऐसी वैसी बात होती तो तुम यहाँ तक न पहुँच पाती। रास्ते में ही तुम्हें जाड़ कर अलग कर दिया जाता। इसलिए अपनी शक से भरी बातें करना बंद कर दो। नानकचंद ने देवराज चौहान को घूरा।